हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फीड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट एजी 506 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कराने वाला हूं। टोबैको मोजेक वायरस के बारे में, ठीक है, टीएमवी के बारे में, ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस रोग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो तंबाकू का मोजेक रोग, जो कि बार पूछता है एग्जाम में, तो तंबाकू का मोजेक रोग जो है ये किसके कारण होता है, तो तंबाकू मोजेक वायरस के कारण होता है, ठीक है। तंबाकू के मोजेक वायरस के कारण टोबैको मोजेक रोग होता है, याद रखिएगा। इसका इटियोलॉजी यही है, तंबाकू मोजेक वायरस, ये तो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका लक्षण। तो यह रोग सबसे नई पत्तियों की सिराओं के साथ हल्के मालिनीकरण के रूप में शुरू होता है, ठीक है। यह जो रोग होता है तंबाकू का मोजेक वायरस, यह जो नई पत्तियां निकलती हैं उनकी सिराओं के साथ हल्के मालिनीकरण के रूप में शुरू होता है, ठीक है। जल्द ही यह जो पत्तियां होती हैं एक विशिष्ट हल्के और गहरे हरे रंग का पैटर्न विकसित कर लेती हैं। गहरे हरे रंग के क्षेत्र सिराओं से अधिक जुड़े होते हैं, ठीक है। गहरे हरे रंग के क्षेत्र सिराओं से अधिक जुड़े हुए होते हैं, जो कि अनियमित फफोलों में बदल जाते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने क्या होता है सिम्टम में कि यह जो रोग होती है सबसे पहले नई पत्तियों के सिराओं के साथ हल्के मालिनीकरण के साथ शुरू होती है। जल्दी ही पत्तियां एक विशिष्ट हल्के और गहरे रंग का पैटर्न विकसित कर लेती हैं। गहरे हरे रंग के क्षेत्र सिराओं से अधिक जुड़े होते हैं, जो अनियमित फफोलों में बदल जाते हैं। मौसम के शुरुआती संक्रमित पौधे आमतौर पर छोटे हरितहीन धब्बेदार और मुड़ी हुई पत्तियों के साथ बौने रह जाते हैं, ठीक है। मौसम की शुरुआती संक्रमित पौधे आमतौर पर छोटे हरितहीन और धब्बेदार और मुड़ी हुई पत्तियों के साथ बौने रह जाते हैं। आगे देखते हैं। गंभीर संक्रमण में पत्तियां सकरी, सिकुड़ी हुई, पतली और पहचान से परे विकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो यह था इसका सिम्टम। तो अब देखेंगे इसका डिजीज साइकिल। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे राइस का ब्लास्ट डिजीज के बारे में, एक टोबैको मोजेक वायरस के बारे में, जो कि हम लोग टीम भी पढ़ रहे हैं। अभी आगे पढ़ेंगे राइस के ब्लास्ट डिजीज के बारे में। तो मैंने इसका डिजीज सिम्टम बता दिया और आपको इसका ईटियोलॉजी बता दिया। ईटियोलॉजी इसका क्या है, तो ईटियोलॉजी इसका टीएमबी है, टोबैको मोजेक वायरस, जो कि इसका रोग का नाम भी है। चलिए चलते हैं आगे। रोग चक्र या डिजीज साइकिल, जो इसका रोग चक्र क्या है, तो यह विषाणु संपर्क, घाव और कृषि यंत्रों और संचालकों द्वारा सबसे तेजी से फैलता है, ठीक है। यह जो रोग होता है तंबाकू का मोजेक वायरस रोग, यह रोग देखिए जो भी कृषि यंत्र है वहां से और संचालकों द्वारा तेजी से फैलता है। देखिए समझिएगा, यहाँ यह विषाणु संपर्क, घाव और कृषि यंत्रों और संचालकों द्वारा सबसे तेजी से फैलता है। वायरस जो होता है मिट्टी में पौधे के मलबे में व्यवहारित रहता है। जो इसका वायरस होता है या मिट्टी का जो मलबा होता है या मिट्टी के अंदर बोल सकते हैं जीवित रहता है, क्योंकि वायरस की दीर्घायु बहुत अधिक होती है, क्योंकि वायरस जो बहुत अधिक समय तक जीवित रह सकता है। वायरस को प्रसारित करने के लिए कोई कीट वेक्टर नहीं होता है। वायरस को प्रसारित करने के लिए कोई कीट वेक्टर ज्ञात नहीं है, ठीक है। इस वायरस को प्रसारित करने के लिए कोई कीट वेक्टर ज्ञात नहीं, ध्यान दीजिएगा। इस वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अन्य वायरस की बात नहीं। इस वायरस को प्रसारित करने के लिए कोई कीट वेक्टर ज्ञात नहीं है अभी तक। चलिए आगे चलते हैं, इसका देखेंगे मैनेजमेंट। तो संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस रोग से बचने के लिए, तंबाकू मोजेक वायरस रोग से बचने के लिए संक्रमित पौधे को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। खेत को उन खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए जिनमें विषाणु रहते हैं, ठीक है। खेत को उन सभी खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए जिनमें विषाणु रहते हैं। फील्ड ऑपरेशन के दौरान धूम्रपान, चबाना और सूंघना प्रतिबंधित करें, ठीक है। फील्ड ऑपरेशन जब कर रहे हैं उसमें उसके दौरान धूम्रपान, चबाना और सूंघना जो है ये सब प्रतिबंधित कर दें। 2 मौसमों के लिए गैर धारक पौधे को उगाकर फसल चक्र अपनाएं और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में जल का प्रयोग करें, बीज को उपचारित करके बोएं। यह सब पॉइंट आप लोग अपने से जोड़िएगा। रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए, ठीक है। तो यह था इसका मैनेजमेंट और यह आपका पूरा खत्म हो चुका है। ये देखते हैं राइस का ब्लास्ट डिजीज के बारे में, यह पूरा खत्म हो गया है। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो राइस का जो ब्लास्ट डिजीज है पायरिक्यूलिया ओरेजा के नाम के कारण होता है, ठीक है। पायरिक्यूलिया ओरेजा के कारण यह जो रोग है वो फैलता है। इसका लक्षण देखते हैं तो यह फसल के विकास के सभी चरणों में फसल पर हमला करता है। यह जो पायरिक्यूलिया ओरेजा होता है, यह लक्षण ये फसल के विकास के सभी चरणों में फसल पर हमला करता है। इसका लक्षण पत्तियों, गांठों, रेचिस और ग्लूमस पर दिखाई देता है। यह जो रोग होता है राइस का ब्लास्ट डिजीज, इसका लक्षण पत्तियों, गांठों, रेचिस और ग्लूमस पर दिखाई देता है। पत्तियों पर धब्बे छोटे नीले हरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। पत्तियों पर जो धब्बे होते हैं वह छोटे
नीले हरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जो नम मौसम में बड़े होकर धूसर केंद्र और गहरे भूरे किनारे के साथ धुरी के आकार में धब्बे बनाते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ब्लास्ट टाइप का पत्ती विस्फोट जैसे हो जाता है, पूरा सुलग जाता है। जैसे कभी अगल बगल में आग जलाएंगे तो जो आग की पत्ती होती है सुलग की जैसे सूख जाती है, उस प्रकार से ब्लास्ट हो जाता है, उसमें पत्ते होते हैं पूरा सूखने लगता है। ठीक है, तो यह इसका लक्षण है। ठीक है, यह जो होता है देखिए पायरिकुलर ओरेजिया, यह पौधे के सभी भागों में अपना प्रकोप दिखाता है और सभी चरणों पर पौधों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, लक्षण जो होता है इसका पत्तियों, गांठों, रेचिस और ग्लूमस पर दिखाई देता है। पत्तियों पर धब्बे छोटे नीले हरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जो नम मौसम में बड़े होकर धूसर केंद्र और गहरे भूरे किनारे मतलब पत्ती विस्फोट के साथ धुरी के आकार के धब्बे बनाते हैं। ठीक, जैसे जैसे रोग बढ़ता है धब्बे आपस में मिल जाते हैं, जैसे 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 एक धब्बा यहाँ पर, एक धब्बा यहाँ पर, एक धब्बा यहाँ पर, इस प्रकार से धब्बा होता है। और जैसे जैसे धब्बा बढ़ता है ये सब रोग जो है आपस में ये सब धब्बे जो आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और पत्तियों के बड़े क्षेत्र को सुखाकर मुरझा देते हैं। एक साथ जब मिल जाएंगे तो ये पत्तियां का जो इतना बड़ा क्षेत्र पूरा मुरझा कर सूख जाएगा। म्यान पर धब्बे में दिखाई देते हैं। ठीक है, म्यान पर धब्बे भी दिखाई देते हैं। गंभीर रूप से संक्रमित नर्सरी और खेत जले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, गांठों को घेरने वाली गांठों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, गांठों को घेरने वाली और गांठों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। प्रभावित गांठें टूट सकती हैं और संक्रमित गांठों के ऊपर सभी पौधे मर सकते हैं। ठीक है, जो संक्रमित गांठें हैं वह टूट सकती हैं और संक्रमित गांठों के ऊपर के सभी भाग मर सकते हैं। मतलब नोडल ब्लास्ट भी होता है। नोडल ब्लास्ट मतलब मैंने बताया पहले में शुरू में कि ये जो पौधे की सभी जड़ों में, सभी अंगों पर, सभी भागों पर अपना प्रकोप दिखाता है। फूल निकलने के दौरान कवक डंठल पर हमला करता है। जैसे ही फूल निकलता है उस समय कवक जो होता है या डंठल पर हमला करता है और घाव भूरे काले रंग में बदल जाता है, जिससे सड़ा हुआ गर्दन या ऊपर का जो भाग होता है पैनिकल ब्लास्ट हो जाता है। इसे नेक ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको नेक ब्लास्ट या नेक रॉट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। फूल निकलने के दौरान कवक जो होता है डंठल पर हमला करता है और घाव भूरे काले रंग बदल जाता है, जिससे सड़ा हुआ पैनिकल गर्दन, जैसे देखिए ऊपर का जो भाग होता है यहाँ से जिसको सड़ा देता है तो ये गिर जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लटक जाता है, तो इसको बोलते हैं पैनिकल ब्लास्ट। याद रखिएगा पैनिकल ब्लास्ट यही होता है। तो प्रारंभिक गर्दन के संक्रमण में दाना नहीं भरता। प्रारंभ में जो नेक होता है उसके संक्रमण में दाना नहीं भरता है, जबकि देर से होने वाले संक्रमण में आंशिक दाना भर सकता है। जब यदि शुरू में यह डिजीज लग गया तो दाना नहीं भर पाएगा, लेकिन कुछ समय बाद जब लगता है तो उसमें आंशिक मतलब कुछ दाना भर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके लिए अनुकूल परिस्थिति कौन सी है, किस परिस्थिति में यह रोग है जो तीव्र होता है। तो बीच बीच में बूंदाबूंदी, बादल छाए रहना, बरसात के दिनों में अधिक ओस की लंबी अवधि, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता 93 से 99%। तो देखिए यह तो इसके अनुकूल परिस्थिति, रात का तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच या 26 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, उस समय की जो परिस्थिति होती है वह इनके लिए अनुकूल होती है। ठीक है, बीच में बूंदाबूंदी, बादल छाए रहना, बरसात के दिनों में अधिक ओस की लंबी अवधि, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता 93 से 99%, रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच से 26 डिग्री सेल्सियस से कम तक रहेगा, तो ये इसके लिए अनुकूल परिस्थिति होगी। चलिए चलते हैं आगे। और संपार्श्विक मेजबान की उपलब्धता और नाइट्रोजन की अतिरिक्त खुराक। लेकिन देखिए नाइट्रोजन अधिक मात्रा में डालेंगे फिर भी यह जो रोग होता है वह पौधों को लगता है, ब्लास्ट डिजीज, और संपार्श्विक मेजबान की उपलब्धता रहेगी तो भी। ठीक है, तो याद रखिएगा यह था इसके लिए अनुकूल वातावरण। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति। चलिए देखते हैं इसका रोग चक्र, डिजीज साइकिल। तो रोग मुख्य रूप से हवाई कोनिडिया के माध्यम से फैलता है, क्योंकि कवक के बीजाणु पूरे वर्ष मौजूद रहते हैं, किस पर, पौधे पर या मृदा में या खरपतवारों में। तो रोग मुख्य रूप से हवाई कोनिडिया के माध्यम से फैलता है, क्योंकि कवक के बीजाणु पूरे वर्ष मौजूद रहते हैं। संक्रमित पुआल और बीजों में माइसेलियम और कोनिडिया इनोकुलम के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, जो भी संक्रमित पुआल होता है उनके बीजों में माइसेलियम और कोनिडिया इनोकुलम के प्रमुख स्रोत होते हैं। सिंचाई का पानी कोनिडिया को विभिन्न क्षेत्रों में ले जा सकता है। जो सिंचाई हम लोग करते हैं खेत में, उस सिंचाई का पानी कोनिडिया को विभिन्न क्षेत्रों में लेकर जा सकता है। कवक जो होता है संपार्श्विक मेजबान जैसे पैनिकम रिपेंस, डिजिटोरिया मार्जिनटा, ब्राचियारिया म्यूटिका, लेर्सिया एक्सेंड्रा और इचिनोक्लोआ पुरुष गल्ली पर भी जीवित रहता है। ठीक है, ये जो फंगस होता है, कवक होता है, यह मेजबान इसके मतलब होस्ट प्लांट हैं, जैसे पेनिकम रिपेंस हो गया, डिजिटोरिया मार्जिनटा हो गया, ब्राचियारिया म्यूटिका हो गया। ये सब जो पौधे हैं, मैं नाम बता रहा हूँ इसके बोटेनिकल नेम, तो ये इन सभी पौधे पर यह जो रोग होते हैं, ये सब जो कवक होते हैं जीवित रहते हैं। ठीक है, बीजाणु जो होता है पत्तियों पर गिरता है, अंकुरित होती हैं
पत्ती में प्रवेश करते हैं और 4 दिन बाद घाव पैदा करते हैं। ठीक है, बीजाणु जो होता है पत्तियों पर गिरता है और अंकुरित होता है, पत्ती में प्रवेश करता है और 4 दिन बाद घाव पैदा करता है। कम से कम 6 दिनों में अधिक बीजाणु उत्पन्न होते हैं। कम से कम जो 6 दिन में होता है इसमें अधिक बीजाणु उत्पन्न होते हैं। दूर से आने वाले बीजाणुओं को संक्रमण को प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है। जो बीजाणु दूर से आते हैं उन संक्रमणों को प्राथमिक संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो यह था इसका डिजीज साइकिल। चलिए देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो प्रतिरोधी किस्मों जैसे CO47, IR20, ADT 36, ADT 39, ASD 18 और IR 64 के जैसे प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। रोग अनुकूल मौसम में अति संवेदनशील किस्मों जैसे IR15 और TKM6 की खेती से बचना चाहिए। ठीक है, मतलब जब मौसम इसके प्रति संवेदनशील हो, ऐसा मौसम जैसा कि मैंने पीछे आप लोग बताया, तो उस समय हमें IR15 और TKM6 जैसे वैरायटी को नहीं बोना चाहिए। उस समय हमें CO45, IR20, ADT 36, ADT 39, ASD 18 और IR 64 आदि के जैसे प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमें प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। ठीक, सीधे प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। अगला पॉइंट, खेतों के मेड़े और नालियों से खरपतवार धार को कटा देना, मतलब खेतों के अंदर से और आसपास से खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, उन्हें जला देना चाहिए। ठीक, बीज को कैप्टन या थीरम या कार्बेंडाजिम या ट्राईसाइक्लोज 2 ग्राम प्रति किलोग्राम से उपचारित करना चाहिए। ठीक है, बीज को उपचारित करना चाहिए। या नर्सरी स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंसिस 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, नर्सरी पर कार्बेंडाजिम 500 मिलीग्राम पर लीटर या ट्राईसाइक्लोजोल 300 मिलीग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, या तो बीज उपचार के लीजिए। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट जो कि हर लेक्चर में बताता हूँ, जो भी मैं इस डिजीज के बारे में बताऊँ, किसी भी डिजीज को वहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैं पहला पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ कि हमें खरपतवारों को नष्ट करना चाहिए। आसपास के जो भी खरपतवार हैं या खेत में जो भी पुराने पौधे खरपतवार हैं उन सभी को नष्ट करना चाहिए। संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित मात्रा में जल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, संतुलित मात्रा में जल का प्रयोग करना चाहिए। बीज को उपचारित करके बोना चाहिए और उसके बाद रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए। यह पॉइंट जो इतना मैं अभी आप लोगों को फिर से बताया, ये सभी में आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए, उसमें आप 1-2 वैरायटी का नाम लिखिएगा। ठीक है, और बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, वहाँ पर 1-2 रसायन का नाम लिख दीजिएगा जिससे उस बीज को उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, तो बीज को कैप्टन या थीरम या कार्बेंडाजिम या ट्राईसाइक्लोजोल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम से उपचारित कर सकते हैं। इतना आप लोग लिख सकते हैं, इतना समझने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, या आप लोग को समझना तो इसको भी देख लीजिए। या स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस 10 ग्राम पर किलोग्राम बीज, नर्सरी पर कार्बेंडाजिम 500 मिलीग्राम पर लीटर या ट्राईसाइक्लोजोल 300 मिलीग्राम पर लीटर का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, एडिनेफास 500 मिली या कार्बेंडाजिम 500 ग्राम का, ट्राईसाइक्लोजोल 500 ग्राम या इब्रोपेनफास 500 मिली प्रति हेक्टेयर का मुख्य खेत में छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग इस रोग से बच सकते हैं, छुटकारा भी पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोनों मैंने जो बताया आपको, टीएमबी जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस से होता था, और दूसरा मैंने बताया आप लोगों को प्लाटी जो कि पायरिक्यूलेरिया ओरेजा के कारण होता था, दोनों अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।